हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप ITR 4 को प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम का सोर्स बिजनेस या प्रोफेशन है तो यहाँ पर आप ITR 4 भरेंगे और उसको आप इनकम टैक्स की पोर्टल से कैसे उसको प्रिपेयर कर सकते हैं और उसके रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर डेमो डेटा प्रिपेयर करके रखा है। हम इसी के अकॉर्डिंग अपने रिटर्न को प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 इनकम्स के सोर्स मैंने बना के रखे हैं। पहला बिजनेस जो कि है सेक्शन 44AD, दूसरा है आपका प्रोफेशन जिसका सेक्शन है 44AD, तीसरा है आपका गुड्स कैरियर जिसका सेक्शन है 44AE। यहाँ पर 3 सेक्शन देख सकते हैं इनकम ऑफ सोर्स के। आपके केस में एक हो सकता है, जैसे कि या तो बिजनेस हो सकता है, या तो आपका प्रोफेशन हो सकता है, या तो गुड्स कैरियर हो सकता है, या हो सकते हैं 2 भी हो सकते हैं, बिजनेस या प्रोफेशन दोनों आपका इनकम ऑफ सोर्स हो सकता है। तो हम इन सारों को डिटेल में समझेंगे और मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कैसे आपको इसको प्रिपेयर करना है और कहाँ पर आपको डेटा को फिल करना है। इसके अलावा आपको कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स भी फिल करने होते हैं जो कि मैंडेटरी है सेक्शन 44AD के लिए, जिसमें आपका मैंने राइट साइड में मेंशन किया हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री डेटर्स, स्टॉक इन हैंड और कैश। इन 4 चीज़ों को आपको मैंडेटरी है फिल करना। तो हम इनको भी कहाँ फिल करेंगे, कैसे फिल करेंगे, इसके बारे में मैं बताऊँगा। तो चलिए सीधे हम चलते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर। यहाँ हमने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर रखा है, तो यहाँ पर हम फाइल नाउ पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाएंगे। यहाँ पर हमें मोड चूज़ करना होगा कि हमें किस मोड से फाइल करना है अपने रिटर्न को। यहाँ पर असेसमेंट ईयर भी चूज़ करना होगा। इस पेज पर आने के लिए आप ऊपर वाले मेनू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ई फाइल पर इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न से भी क्लिक करके आप इस पेज पर डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लेंगे। इसके अलावा मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे रिटर्न को प्रिपेयर करना है। अगर ऑफलाइन रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं तो यहाँ पर हम ऑनलाइन रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैं ऑफलाइन आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन में अगर आप थर्ड पार्टी या क्लियर टैक्स के थ्रू या तो इनकम टैक्स के ही ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप ऑफलाइन चूज़ करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको 139(1) का ओरिजिनल रिटर्न चूज़ करना होगा। इसके बाद अगर आपका ऑडिटेड है तो यस करेंगे, अगर नॉन ऑडिटेड है तो नो रहने देंगे। इसके बाद हम ITR फॉर्म को चूज़ करेंगे। यहाँ से किस ITR फॉर्म को आपको अपलोड करना है या किस ITR फॉर्म का आपने रिटर्न प्रिपेयर किया है थर्ड पार्टी पर या ऑफलाइन यूटिलिटी पर, तो यहाँ से वो आपको चूज़ करना होगा ITR फॉर्म को और आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर मैं ITR 4 चूज़ कर लेता हूँ। इसके बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ अपलोड करने के ऑप्शन आएंगे। तो अगर आपने जो थर्ड पार्टी से जो भी रिटर्न आपने प्रिपेयर किया है, चाहे वो ऑफलाइन यूटिलिटी से हो या आपका क्लियर टैक्स के थ्रू हो, तो वहाँ पर जो भी जेसन फाइल जनरेट होगा वो जेसन फाइल डायरेक्ट यहाँ पर इनकम टैक्स के पोर्टल पर अपलोड हो जाएगा और यहाँ से आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर सकते हैं और इसको वेरीफाई कर सकते हैं पूरे रिटर्न को। इसके बाद आपको ऑनलाइन कुछ फिल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से सीधे आपका आधार OTP के थ्रू आप EBC या DSC के थ्रू आप अपने ITR को फाइल कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ऑफलाइन मोड के थ्रू। आप अगर रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड चूज़ करके भी फाइल कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर ऑनलाइन रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम वापस बैक जाएंगे और यहाँ पर हम फिर से असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लेंगे और इसके बाद जो मोड ऑफ फाइलिंग होगा हम ऑनलाइन चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लेता हूँ। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग ऑनलाइन चूज़ कर लेता हूँ और नीचे इस पर कंटिन्यू पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको रिज्यूम फाइलिंग का एक ऑप्शन दिखेगा और नीचे स्टार्ट न्यू फाइलिंग का ऑप्शन दिखेगा। अगर आप रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे थे और कुछ डिटेल भरा और उसको सेव करके छोड़ दिया, तो यहाँ पर इसी वजह से आपका रिज्यूम फाइलिंग का ऑप्शन आएगा। अगर आप फर्स्ट टाइम रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ऊपर वाला ऑप्शन नहीं दिखेगा, आपको नीचे वाला ऑप्शन दिखेगा स्टार्ट न्यू फाइलिंग वाला। तो मैं नीचे वाले ऑप्शन से ही चलूँगा, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, और स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँगा कि क्या प्रोसेस है इसका। तो यहाँ पर हम स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, इंडिविजुअल, HUF और अदर्स। अगर आप इंडिविजुअल के लिए फाइल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल को चूज़ करेंगे, अगर HUF के लिए फाइल करें तो HUF के लिए चूज़ करेंगे, अगर अदर्स है तो अदर्स को चूज़ करेंगे। मेरे केस में इंडिविजुअल है तो मैं इंडिविजुअल को चूज़ करके कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद हम यहाँ पर ITR के फॉर्म को सिलेक्ट करेंगे। हमारे केस में ITR 4 का हम रिटर्न प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हम ITR 4 को सिलेक्ट कर लेते हैं और प्रोसीड विथ ITR पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज में आ जाते हैं। यहाँ पर हम लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर 3 कंडीशन आ जाएंगे कि हम ITR क्यों फाइल कर रहे हैं, रीज़न क्या है हमारा ITR फाइल करने का। तो इसको एक एक करके हम समझते हैं सारे कंडीशन को। तो यहाँ पर पहला कंडीशन हमारा कह रहा है टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। अगर आपका जो टैक्सेबल इनकम है वो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से ऊपर जा चुका है तो आप पहले वाले कंडीशन में आते हैं। तो हम पहले वाले कंडीशन को चूज़ करेंगे। जैसे कि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है 2.5 लाख रुपये, तो 2.5 लाख रुपये से अगर आपकी इनकम ऊपर जा चुकी है तो आप पहले वाले कंडीशन में आते हैं। वहीं दूसरे कंडीशन में आपको कई सारे मल्टी कंडीशन भी दिए हुए हैं, तो हम एक एक करके इसको भी देख लेते हैं। जो कि यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि अगर आपने प्रीवियस ईयर में 1 करोड़ या उससे अधिक का कैश जमा किया है किसी भी बैंक अकाउंट में, तब आप ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। दूसरा कंडीशन है अगर आपने 2 लाख रुपए से अधिक फॉरेन टूर पर खर्च किया है, एक्सपेंस किया है, तो उस समय भी आप ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। तीसरा कंडीशन है आपका अगर आपने 1 लाख रुपए से अधिक का बिजली का बिल जमा किया है या उस बिजली का बिल जनरेट हुआ है तो भी आप ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। चौथा है कि कोई अदर कंडीशन जो आपका प्रिस्क्राइब किया हुआ है क्लास 4 में,
तो आप उसके लिए भी ITR फाइल करने के लिए लायबल हो जाएंगे। इसके बाद जो लास्ट हमारा बचता है वो है अदर्स का कंडीशन। अगर आप ऊपर के दोनों कंडीशन में फॉल नहीं होते हैं, आप दोनों कंडीशन में नहीं आते हैं, तो आप तीसरा वाला कंडीशन अदर्स चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप वॉलंटरी बेसिस पे अपने रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आप अदर्स चूज़ कर सकते हैं। यहाँ मेरे केस में पहला कंडीशन आता है तो हम पहले कंडीशन को चूज़ करके कंटिन्यू करेंगे। आपकी केस में जो भी कंडीशन होगा आप उसको चूज़ कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहला कंडीशन चूज़ कर लिया है, यहाँ पर मैं कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। इसको हम कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका 6 सेक्शन है यहाँ पर, जो कि पर्सनल डिटेल से लेके आपका इनकम प्लस डिडक्शन प्लस आपका कंपटीशन तक आपके 6 सेक्शन है। तो हम एक एक करके सारे सेक्शन को फिल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला सेक्शन है हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। इसके बाद हम नीचे चलते हैं तो यहाँ पर प्रोफाइल्स में आपके कुछ प्रीफिल डेटा होंगे जो कि आपको पहले से फिल होंगे, इसको नहीं छूना है। इसके बाद कॉन्टैक्ट है आपका, ये भी आपको पहले से फिल होगा। इसके बाद हमें यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज़ करना है। तो यहाँ पर हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को चूज़ कर लेते हैं। यहाँ पर हम नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट को अदर चूज़ करेंगे, या तो आप नॉट अप्लीकेबल भी चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर सैलरी के लिए या पेंशनर के लिए करते हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद नीचे हम फाइलिंग सेक्शन में आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइलिंग सेक्शन चूज़ करना है 139(1), क्योंकि हम ओरिजिनल रिटर्न फाइल कर रहे हैं और ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं, तो हमारा पहला सेक्शन वही होगा 139(1). इसके बाद हम नीचे वाले ऑप्शन को हमें फिल नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइल्ड इन रिस्पॉन्स टू नोटिस अंडर सेक्शन। अगर हमें नोटिस आएगा तो उसके रिस्पॉन्स में हमें अगर करना है तो फिर हम वो सेक्शन चूज़ करेंगे। इसके बाद नीचे वाले ऑप्शन में यहाँ पर हमें चूज़ करना है कि हमें ओल्ड टैक्स रेजिम चूज़ करना है या न्यू टैक्स रेजिम चूज़ करना है। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम को चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको यस चूज़ करना होगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको नो चूज़ करना होगा। तो यहाँ मैंने ओल्ड टैक्स रेजिम के साथ मैं जा रहा हूँ, तो हम नीचे वाले ऑप्शन को भी नॉट ऑप्टिंग चूज़ कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आपका है वेदर दिस रिटर्न इज़ बीइंग फाइल्ड बाय अ रिप्रेजेंटेटिव SSE। अगर आपके केस में कोई रिप्रेजेंटेटिव SSE है तो यस कर देंगे, अगर नहीं है तो नो रहने देंगे। तो मेरे केस में नो है। इसके बाद नीचे यहाँ पर बैंक डिटेल्स में ऑलरेडी मेरा बैंक ऐड है, तो इसके बाद हम सीधे नीचे आते हैं और कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। इसके बाद हमारा जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन है वो सक्सेसफुली कन्फर्म हो चुका है। इसके बाद हमारा नीचे का जो ऑप्शन है ग्रॉस टोटल इनकम हमारा इनेबल हो जाएगा, हम उस पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम ग्रॉस टोटल इनकम में आ चुके हैं। सारे जो क्वेश्चन ऊपर पूछे जा रहे हैं हम इसको स्किप करते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। हम नेक्स्ट स्टेप में सारी चीज़ों को भरेंगे। तो यहाँ पर हम आ चुके हैं अपने इनकम सोर्स पर। तो यहाँ पर हमें इनकम सोर्स की डिटेल को फिल करना होगा। तो यहाँ पर पहला हमारा इनकम सोर्स आ रहा है इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी का जो भी डिटेल्स है मैंने इससे पहले वाली वीडियो ITR 1 में बता दिया है कि आपको कैसे उसको फिल करना है। लेकिन फिर भी अगर आपका इनकम सैलरी से इनकम हो रहा है और बिज़नेस भी आप रन कर रहे हैं तो आप इसको ITR 4 में अपने सैलरी इनकम को भी दिखा सकते हैं। तो इसको मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूँ आपको कैसे फिल करना है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं सैलरी एज पर सेक्शन 17(1) में जो भी आपका सेक्शन आएगा, जो भी आपकी सैलरी आएगी आप उसको यहाँ मेंशन करेंगे। अगर आपको सिर्फ पेंशन मिल रहा है तो पेंशन अमाउंट भी आपका सेक्शन 17(1) में ही मेंशन होगा। इसके बाद सेक्शन 17(2) में अगर आपके कंपनी द्वारा या आपके एम्प्लॉयर द्वारा कोई एडिशनल बेनिफिट्स मिल रहा है, जैसे कि अकोमोडेशन हो गया या टेलीफोन एक्सपेंस हो गया, जो भी अगर उसकी वैल्यू क्या है तो मेंशन करना होगा आपको सेक्शन 17(2) में। उसके अलावा सेक्शन 17(3) में भी एम्प्लॉयर द्वारा कोई अदर बेनिफिट आपको मिल रहा है तो उसकी भी डिटेल्स आपको यहाँ मेंशन करना होगा। ये सारी डिटेल्स आपको अपने एम्प्लॉयर से आपको मिल जाएगा। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे में आपका अगर सेक्शन 10 के अंदर कोई अलाउंसेस पर आपको एग्जम्पशन क्लेम करना है तो यहाँ पर आप इसको एग्जम्पशन नेचर ऑफ एग्जम्पशन अलाउंस को चूज़ करके यहाँ पर अमाउंट आप एंटर कर सकते हैं। इसको कैसे करना है मैंने ITR 1 वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने बता रखा है, तो आप उसको देख सकते हैं। इसके बाद नीचे आपका जो है स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ऑटोमेटिक यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा जैसे आप वैल्यू को एंटर करेंगे। इसके अलावा एंटरटेनमेंट अलाउंसेस भी ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर प्रोफेशनल टैक्स या टैक्स ऑन एम्प्लॉयमेंट अगर आपकी तरफ से कोई भी पे किया गया है या आपके एम्प्लॉयर द्वारा तो आप उसको भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और इसको सेव पर क्लिक कर सकते हैं। मेरे केस में सैलरी नहीं है तो मैं इसको स्किप करता हूँ और बाहर आ जाता हूँ। इसके बाद हम दूसरे इनकम सोर्स पर चलते हैं जो कि है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपका हाउस प्रॉपर्टी से भी कोई इनकम हो रहा है, अगर आपने कोई घर रेंट पर दे रखा है और उस रेंट से आपकी इनकम हो रही है तो उसको भी हम मेंशन कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है और उस लोन का आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो उस पर भी आप 2 लाख तक का मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो हम हाउस प्रॉपर्टी वाले इनकम को देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम इसको ऐड डिटेल्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको चूज़ करना होगा टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी। तो हम यहाँ पर टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड, लेट आउट, डीम्ड लेट आउट। अगर आप लेट आउट यानी रेंट पर आपने हाउस प्रॉपर्टी को दिया है तो लेट आउट को यहाँ चूज़ करेंगे। यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन में अगर रेंट से जितनी भी आपको इनकम रिसीव हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर डालना है, प्लस आपने टैक्स पेड कितना किया है लोकल अथॉरिटी को, जैसे आपने हाउस टैक्स हो गया या कोई म्यूनसिपल लोकल म्यूनसिपल अथॉरिटी को कोई आपने टैक्स पे किया है तो उसका आप डिटेल यहाँ मेंशन करेंगे। इसके अलावा अगर आपने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है तो यहाँ पर उसके इंटरेस्ट को आप डिटेल डाल सकते हैं कि आपने साल भर में कितना इंटरेस्ट पे किया है। मैक्सिमम आप 2 लाख तक का इंटरेस्ट पर डिडक्शन ले सकते हैं। इसके अलावा एरियर अनरियलाइज्ड रेंट रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ लेस देन 30%, मतलब यहाँ पर अगर आपको
प्रीवियस ईयर का या बकाया कोई रेंट आपको रिसीव हुआ है तो उसका भी आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। उसको मेंशन करने के बाद यहाँ पर आपको ऐड कर देना हो तो ये आपका जो हाउस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी इनकम हो रही है या जो आप डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। ये तो हो गया आपका रेंट के केस में। अगर आपने सेल्फ ऑक्यूपाइड घर कर रखा है यानी खुद ही घर में रह रहे हैं और आपने कोई लोन ले रखा है हाउसिंग लोन, उस पर जो भी आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो साल भर में जो आपने इंटरेस्ट पे किया है उस पर मैक्सिमम आप 2 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इंटरेस्ट का अमाउंट डाल सकते हैं और उस डालने के बाद उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो हमारे केस में ना तो हाउस प्रॉपर्टी से कोई इनकम है ना हमने कोई हाउसिंग लोन ले रखा है, तो हम इसको यहाँ पर स्किप करेंगे। अगर आपके केस में होगा तो आप सारे डिटेल को इंटर कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। तो यहाँ पर हम इसको ऐड डिटेल पर क्लिक करके इसके अंदर हमें 3 सेक्शंस दिखेंगे आपका, बिजनेस, प्रोफेशन एंड गुड्स कैरेज। तो यहाँ पर जो भी डेटा हम फिल करेंगे, जो मैंने डेमो डेटा बना के रखा है इसी से हम फिल करेंगे आपका। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर बिज़नेस के लिए मैंने बना के रखा है 44 एरिया में। तो यहाँ पर हम नेम ऑफ बिज़नेस पहले डाल देते हैं। तो मैं कोई भी रैंडम नाम डाल देता हूँ, ABC इंटरप्राइजेज़। फिर इसके बाद हम यहाँ पर बिज़नेस कोड को डालेंगे। तो मैं कोई भी रैंडम बिज़नेस कोड डाल देता हूँ। आपके केस में जो भी आपका बिज़नेस कोड होगा आप उसको डाल दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर कोई रैंडम बिज़नेस कोड डाल दिया है, रिटेल सेल्स ऑफ अदर प्रोडक्ट। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन आप डाल भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डाल देता हूँ मेंस वियर। तो आप अपने बिज़नेस के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं। नीचे आपको 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला है ग्रॉस रिसीट, जो कि हम सारा डिटेल आपको जो यहाँ पर डेमो हमने बनाया है उससे ही हम फिल करेंगे। ग्रॉस टर्नओवर में भी 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन, यानी यहाँ पर जो भी आपने बिज़नेस किया है वो उसका ट्रांजैक्शन ही डिजिटल हुआ है, चाहे वो चेक के द्वारा हो, बैंक में ट्रांसफ़र हो या इलेक्ट्रॉनिक NEFT द्वारा आपके अकाउंट में हुआ हो। तो सारे यहाँ पर जो भी हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन हुआ है बिज़नेस में हम उसको यहाँ मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देता हूँ 9,54,100। इसके बाद जो आपका है वो अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ अदर देन डिजिटल ट्रांजैक्शन। यहाँ पर हमारा डिजिटल ट्रांजैक्शन 21 लाख का मैं डाल देता हूँ। यहाँ पर मैंने एक्सेल में गलत कर दिया, एक्सेल में मैंने गलत नोट कर लिया। इसके बाद हम देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों हमारा जो प्रिजम्पटिव इनकम है अंडर सेक्शन 44 एडी का जो प्रॉफिट है हमारा वो एरर आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई डेटा फिल नहीं किया है। और यहाँ पर बोल रहा है कि जो भी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा वो 6% से प्रॉफिट नीचे नहीं होना चाहिए। यहाँ पर एक्सेल में मैंने थोड़ा गलत कर दिया है। एक्सेल में यहाँ पर मैंने कैश ट्रांजैक्शन डाल दिया, जबकि यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन डालना चाहिए था मुझे। यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए और नीचे आपका नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, मेंशन कर दिया। तो आप इसका एक बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो भी डिजिटल ट्रांजैक्शन मैंने यहाँ पर बनाया है उस पर मैंने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो 12% का प्रॉफिट किया है कैलकुलेट। तो हम पहले प्रॉफिट को डाल देते हैं, जो कि हमारा है 1,14,492 रुपये। तो 1,14,492 रुपये मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। इसके बाद जो हमारा नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन है, नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन में हमारा प्रॉफिट है 3,15,000। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 3,15,210। यहाँ पर 4 लाख मैंने डाल दिया, यहाँ पर 3,15,000 होगा। तो यहाँ पर मैं 3,15,210 डाल देता हूँ। तो यहाँ पर नेट जो हमारा प्रॉफिट आ रहा है आपका देख सकते हैं 4,29,702। यहाँ पर भी 4,29,702 आ रहा है। अगर हम प्रॉफिट को 6% या उससे नीचे दिखाते हैं तो क्या होता है, एक बार हम ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो प्रॉफिट चूज़ किया है यहाँ पर 6% आ रहा है। 6% में 57,246 रुपये का ये प्रॉफिट आ रहा है 6%। तो यहाँ पर हम डालते हैं, यहाँ पर ऊपर वाले वैल्यू को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम 6% प्रॉफिट के हिसाब से डालते हैं या उससे कम डालते हैं वैल्यू को। तो 57,200 हम डालते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे हमने 6% से नीचे प्रॉफिट डाला यहाँ पर एरर आने लगा, यानी यहाँ पर जो भी आपका डिजिटल ट्रांजैक्शन होगा, डिजिटल ट्रांजैक्शन में आपका 6% से प्रॉफिट नीचे नहीं लेगा। अगर आपका 6% से प्रॉफिट नीचे है और नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन में 8% से प्रॉफिट नीचे है तो फिर आपको अपने फर्म को ऑडिट कराना पड़ेगा। तो जैसे ही आप फर्म को ऑडिट कराते हैं तो फिर आप ITR 4 नहीं भर सकते, फिर आपको ITR 3 भरना होगा। और आप 44 एरिया में तो भर ही नहीं सकते फिर जब ITR 4 नहीं भर सकते। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी आपका प्रॉफिट हो 6% उससे ज़्यादा कितना भी हो सकता है और 8% से भी ज़्यादा आप कितना भी प्रॉफिट दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैंने 6% एग्जैक्ट प्रॉफिट डाल दिया 57,248 रुपये। इससे पहले मैंने सिर्फ 200 रुपये डाला था, 48 रुपये नहीं डाला था। तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर मैं पहले जैसा कर देता हूँ, मैं इसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ, जो पहले प्रॉफिट हमने सेट किया हुआ था 12% के हिसाब से 1,14,492 रुपये। इस सारी डिटेल को ऐड करने से पहले हम प्रोफेशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम ऊपर चलते हैं और प्रोफेशन वाले सेक्शन में चलते हैं। तो यहाँ पर भी आप बिज़नेस के नाम को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी मैं डाल देता हूँ ABC IT सर्विसेज में डाल देता हूँ। हम IT सर्विस देते हैं। यहाँ पर हम उस IT सर्विस का बिज़नेस कोड मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ।
और यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन दे भी सकते हैं या इसको छोड़ भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, यहाँ पर मैं डाल देता हूँ IT सर्विसेज। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आपको दो ऑप्शन दिखेंगे, पहला है ग्रॉस रिसीट और दूसरा है आपका प्रेजेंटिव इनकम। तो ग्रॉस रिसीट के हिसाब से जो कि मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है 44 ADA में, तो उस वैल्यू को हम यहाँ पर डाल देते हैं, जो कि हमारा है 10,81,200 रुपये। जैसे कि बिज़नेस के केस में आपको पता होगा कि आपका जो डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो भी आपका प्रॉफिट है वो 6% से कम नहीं होना चाहिए, और नॉन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जो भी प्रॉफिट है आपका वो 8% से कम नहीं होना चाहिए। सेम केस आपका प्रोफेशन में भी है। प्रोफेशन में आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो 50% से कम नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम आपका प्रॉफिट 50% होना चाहिए या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं 50% मैं दिखा देता हूँ प्रॉफिट। यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे मैंने 50% प्रॉफिट दिखाया तो ऑटोमेटिक ले लिया। इसमें भी अगर आप 50% से नीचे प्रॉफिट दिखाते हैं तो यहाँ पर भी एरर आएगा और वो आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसको भी यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड पर क्लिक कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा बिजनेस एंड प्रोफेशन का जो इनकम है एक ही साथ मैंने इसको ऐड कर दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 44 AD और 44 ADA में। इसके अलावा 44 AE हमारा रह गया, तो इसको भी हम भर लेते हैं। तो यहाँ पर एडिट पर हम क्लिक करेंगे और गुड्स कैरेज में जाएंगे हम। गुड्स कैरेज में अगर आपका कोई इनकम ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हो रहा है या आपने गाड़ी रेंट पर दे रखे हैं उससे आपकी इनकम हो रही है तो आप यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बिज़नेस ऐड करना होगा। तो यहाँ पर मैं बिज़नेस एक रैंडम कोई ऐड कर देता हूँ, ABC ट्रेवल्स। और इसके बाद आप नीचे आके कोई यहाँ पर बिज़नेस कोड चूज़ कर सकते हैं। जहाँ मैं कोई भी रैंडम सा बिज़नेस कोड चूज़ कर लेता हूँ। अगर आपके केस में जो भी होगा यहाँ पर तो वो आप एक अपने अकॉर्डिंग बिज़नेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर बिज़नेस कोड चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने बिज़नेस कोड ऐड कर दिया है और डिस्क्रिप्शन भी डाल दिया है, आप डाल भी सकते हैं। यहाँ पर फिर नीचे आएंगे डिटेल्स ऑफ गुड्स कैरेज ओन्ड लीज्ड हायर्ड बाय यू। यहाँ पर ऐड डिटेल में करेंगे तो ऐड डिटेल जो भी आप करेंगे यहाँ पर एक बार में आप एक गाड़ी का, अगर आपके पास मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, मल्टीपल व्हीकल हैं, उससे आपकी इनकम हो रही है तो आप एक एक करके सारे व्हीकल को इंटर करेंगे। तो यहाँ पर जो भी हम ऐड डिटेल करेंगे यहाँ पर सिर्फ वन व्हीकल का ही डिटेल ऐड होगा, जहाँ कि आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा, फिर आपको टन कैपेसिटी बताना होगा कि आपके जो व्हीकल है उसकी कैपेसिटी कितनी टन की है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप इसको लीज पर आपने ले रखा है या आपका खुद का है, ओन करते हैं या इसको हायर किया है आपने। इसके अलावा आपने कितने मंथ तक इसको आपने यूज़ किया है, कितने मंथ से आपकी इनकम आ रही है, तो उसको आप उस मंथ को यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं, उस मंथ का नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने या 12 महीने। और इसके बाद नीचे आप जो भी आपकी 12 महीने में या जो भी जितने महीने में आपने बिज़नेस रन किया है उसमें जो भी आपकी इनकम आ रही है उस गाड़ी से, उस एक गाड़ी से इनकम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप, अगर आपके केस में मल्टीपल गाड़ियाँ हैं, 4, 5, 6 गाड़ियाँ हैं, तो आप 4, 5, 6 गाड़ियों को एक साथ यहाँ पर बारी बारी से करके उसको ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं गुड्स एंड कैरेज वाले ऑप्शन को इंटर नहीं करूँगा, फिल नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर देना होगा व्हीकल का, जो कि हमारे पास नहीं है, क्योंकि हम सारा यहाँ पर जो भी रिटर्न को प्रिपेयर कर रहे हैं डेमो पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। तो हम इसको स्किप करेंगे, वापस हम बाहर आएंगे। तो यहाँ पर हम एक ही इनकम ऑफ सोर्स को एग्जाम्पल के तौर पर आगे लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन का इनकम ऑफ सोर्स मैंने ऐड किया था इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और जो बिज़नेस वाला इनकम सोर्स है हम उसी को लेकर आगे चलेंगे। तो यहाँ पर हमने अपने इनकम ऑफ सोर्स को ऐड कर लिया है। हम नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो इनकम ऑफ सोर्स है सिर्फ एक ही दिखा रहा है बिज़नेस का, हमने यहाँ पर प्रोफेशन का डिलीट कर दिया था। इसके अलावा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है, इसके अलावा भी कोई आपका इनकम हो रहा है तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर इनकम ऑफ अदर सोर्सेज में हमारा सेविंग बैंक से जो इंटरेस्ट हमें मिला है हम उसको ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही आपसे पूछ रहा है कि अगर आपको कोई इंटरेस्ट मिला है सेविंग बैंक पर तो इसको यस करेंगे। तो हम इसको यहाँ पर यस करके यहाँ पर वैल्यू को यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर हम डेमो वैल्यू ले लेते हैं, यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है 9,124 रुपये। तो यहाँ पर हम 9,124 रुपये को मेंशन कर देते हैं। इसके बाद नीचे आपका है, अगर आपको कोई एफडी पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है या आपको पोस्ट ऑफिस में कोई एफडी है या कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी में कोई एफडी है उस पर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसको भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यस करके यहाँ पर उसकी वैल्यू लिख सकते हैं, इंटरेस्ट की वैल्यू। इसके अलावा नीचे वाला ऑप्शन आपका है कि अगर आपको कोई इनकम टैक्स से रिफंड मिला है और रिफंड पर कोई इंटरेस्ट मिला है तो उसको वैल्यू को भी आप यस करके यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको प्रोविडेंट फंड पर कोई इंटरेस्ट आपको मिला है तो उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं नीचे। इसके बाद नीचे आते हैं, नीचे अगर आपका कोई फैमिली पेंशन से इनकम हो रही है तो उसको यस करके उसकी वैल्यू भी इंटर कर सकते हैं। कोई इन अदर आपका इनकम हो रहा है तो उसकी वैल्यू इंटर करके आप उसका डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डिविडेंड मिला है किसी कंपनी द्वारा तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं यहाँ पर, जिस पीरियड में जब आपको डिविडेंड मिला है उस पीरियड को आप वैल्यू यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसके बाद हम सारी डिटेल मेंशन करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद हमने इनकम सेक्शन में लगभग सारी डिटेल को फिल कर लिया है। इसके बाद हम एक बार रीचेक कर लेते हैं। रीचेक वेरीफाई करने के बाद हम कंफर्म पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा ग्रॉस टोटल इनकम आ रहा है 4,38,826। इसमें आपका सेविंग बैंक से इंटरेस्ट वाली वैल्यू भी ऐड है। तो यहाँ पर हमने 2 सेक्शन को सक्सेसफुली हमने फिल कर लिया है, जो कि पहला ऑप्शन था हमारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दूसरा हमारा है ग्रॉस टोटल इनकम, दोनों हमने फिल कर लिया है। इसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन इनेबल हो जाता है डिस्क्लोजर एंड एग्जाम्पशन इनकम, इस पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें कुछ मैंडेटरी डेटा को फिल करना होगा जो कि है फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस के अंदर।
यहाँ पर हम ऐड डिटेल पर क्लिक करेंगे। इस सेक्शन में हमें पूरा डेटा फिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देख सकते हैं जहाँ जहाँ आपका रेड स्टार बना होगा सिर्फ वही डेटा आपका मैंडेटरी है फिल करने के लिए। तो हमने डेमो डेटा में प्रिपेयर कर रखा है तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहला मैंडेटरी ऑप्शन है आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स। यहाँ पर क्रेडिटर्स को हम ऐड कर देते हैं 51,500 रुपये। सेकेंड है हमारा इन्वेंट्रीज। तो यहाँ पर हमने स्टॉक इन हैंड का एक डेमो डेटा बना रखा है तो इसको हम ले लेते हैं। अगर आप प्रोफेशन के केस में भर रहे हैं तो प्रोफेशन के केस में आपका इन्वेंट्रीज नहीं होगा, आप इसको नील कर सकते हैं प्रोफेशन के केस में। क्योंकि हम बिजनेस के केस में भर रहे हैं तो यहाँ पर हम इन्वेंट्री को डाल देते हैं स्टॉक को। इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैंडेटरी ऑप्शन है हमारा सन्ड्री डेटर्स। यहाँ पर हम सन्ड्री डेटर्स की वैल्यू को डाल देते हैं 94,350। इसके बाद हमारा लास्ट जो मैंडेटरी ऑप्शन है वो है कैश इन हैंड। तो यहाँ पर हम कैश इन हैंड की वैल्यू क्या है 42,990 रुपये यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं। अगर आप प्रॉपर कंप्लीट अकाउंटिंग करते हैं, उसको मेंटेन रखते हैं तो आप यहाँ पर सारे डिटेल को भी फिल कर सकते हैं। लेकिन आप अकाउंटिंग को मेंटेन नहीं करते हैं तो यहाँ पर मेन 4 ऑप्शन आपके लिए मैंडेटरी हैं जो कि आपको इसका ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम इसको यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके सारे डिटेल जो हमने डाले हैं इसको ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइनेंशियल पर्टिकुलर्स ऑफ बिजनेस को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम नीचे चलते हैं। नीचे अगर आपका इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टर्नओवर, ग्रॉस रिसीट रिपोर्टेड फॉर जीएसटी, यहाँ पर आपको जीएसटी के डिटेल्स देने होंगे जो कि आपका जीएसटी नंबर प्लस आपको वहाँ पर टर्नओवर मेंशन करना होगा। तो क्योंकि हमारे केस में जीएसटी नहीं है, क्योंकि ये सारा डिटेल मैंने डेमो पर्पज़ के लिए बनाया था तो हम इसको वापस आ जाते हैं। लेकिन अगर आपके केस में जीएसटी आपका फर्म रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंडर तो आप यहाँ पर उसका डिटेल दे सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्प्ट इनकम। तो यहाँ से आप अपने एग्जाम्प्ट इनकम को भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से आपको कैटेगरी एग्जाम्प्ट इनकम की चूज़ करनी होगी तो आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और उसका वैल्यू को आप नीचे मेंशन कर सकते हैं। मेरे केस में एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है तो मैं इसको स्किप करूँगा। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमने 3 सेक्शंस को सक्सेसफुली फिल कर लिया है। जिसके बाद हमारा चौथा सेक्शन इनेबल हो जाएगा जो कि है टोटल डिडक्शन। तो हम टोटल डिडक्शन पर चलते हैं। यहाँ पर हम टोटल डिडक्शन पे आ गए हैं। यहाँ पर नीचे हम आते हैं। यहाँ से हमें सेक्शन 80C का डिडक्शन चूज़ करना होगा जो कि अगर आपको ऊपर नहीं मिलेगा तो आप नीचे जाकर शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके आप सेक्शन को चूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ शो ऑल डिडक्शन। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पहला ऑप्शन ही आपका 80C है। यहाँ पर हम 80C को चूज़ कर लेते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद हमारा 80C का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम 80C का जो भी डिडक्शन हमें क्लेम करना है इसकी वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं। तो हमने डेमो पर्पज़ के लिए जो वैल्यू यहाँ पर रैंडम लिया हुआ है वो है हमारा 33,225। तो यहाँ पर हम 33,225 की वैल्यू डाल देते हैं। यहाँ पर 80C में आप मैक्सिमम 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वैल्यू एंटर करने के बाद हम इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा 80C हमारा फिल हो चुका है। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट डिडक्शन के सेक्शन को चूज़ कर लेते हैं जो कि हमारा है 80GG। 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशन है जो कि मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। 80GG के अंदर अगर आप रेंट पर रह रहे हैं तो रेंट पर जो भी आपने रेंट पे किया है उस पर डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो सैलरीड पर्सन के लिए रेंट पर क्लेम करने के लिए आपका HRA है। अगर आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं तो अगर आप रेंट पर जो क्लेम करना चाहते हैं तो आप 80GG के अंदर रेंट पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सैलरीड पर्सन है, अगर आप HRA क्लेम कर रहे हैं तो फिर आप 80GG का डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते। यानी दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप ही डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं, या तो HRA या तो 80GG। लेकिन आप बिजनेस प्रोफेशन में हैं तो आपको HRA का ऑप्शन नहीं मिलता डिडक्शन क्लेम करने के लिए, तो आप 80GG का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं डिडक्शन क्लेम करने के लिए। यहाँ पर आप मैक्सिमम 60,000 यानी 5,000 रुपये महीने के हिसाब से मैक्सिमम 60,000 का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रेंट पर नहीं भी रह रहे हैं तो भी आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, पेरेंट्स के हाउस में रहते हैं, पेरेंट्स के घर में रहते हैं, तो आप उनको एक मंथली अमाउंट 5,000 का हर महीने पे करके उसका डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो भी पेमेंट है वो एक्चुअल पेमेंट होना चाहिए। यानी एक्चुअल हर महीने आप अपने पेरेंट्स को 5,000 रुपये पे करके आप मैक्सिमम 60,000 तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं अपने रेंट पर। इसके लिए मैंने HRA और 80GG पर एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है। मैं इसका वीडियो लिंक आपको आई बटन या तो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ से भी एक बार चेक कर सकते हैं कि आप कैसे 80GG को कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप पेरेंट्स के घर में हैं, या HRA कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आप सैलरीड पर्सन है तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि आप पेरेंट्स के साथ पेरेंट्स के घर में रह रहे हैं और आपने उनको हर महीने 5,000 रुपये पे किया है रेंट के तौर पर, और यहाँ पर हम 60,000 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं 60,000 अमाउंट डाल देता हूँ। सेक्शन 80GG में डिडक्शन क्लेम करने के लिए आपको फॉर्म 16BA भरना होगा, जो कि मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि कैसे आप फॉर्म 16B भर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा 2 डिडक्शन ऐड हो चुका है। इसके बाद हम तीसरे डिडक्शन को ऐड कर लेते हैं जो कि हमारा है 80TTA। तो यहाँ पर हम नीचे आ जाते हैं, तो इसको भी यहाँ पर हम चूज़ करके इसको ऐड कर लेते हैं 80TTA को, और इसकी वैल्यू यहाँ पर हम डाल देते हैं। हमने यहाँ पर 9,124 रुपये का हमें क्लेम करना है। यहाँ पर जो सेविंग बैंक से जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो मैक्सिमम आप 10,000 तक की वैल्यू को डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद हम इस डिडक्शन को ऐड कर देते हैं।
तो यहाँ पर हमारे 3 डिडक्शन ऐड हो चुके हैं, जो कि है ATC, ATGG और ATTTA। इसके बाद हमारा लास्ट डिडक्शन जो हमें क्लेम करना है वो है मेडिकल पर, जो है ATD। यहाँ पर हम ATD को भी चूज़ कर लेते हैं यहाँ से। ये रहा हमारा ATD, इसको हम सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेते हैं। इसके बाद हम ATD डिडक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर पहला आपका ऑप्शन है फैमिली और सेल्फ के लिए, अगर आप मेडिकल क्लेम लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कर सकते हैं। आप पहला आपको पूछा जा रहा है कि अगर आपकी फैमिली सीनियर सिटीजन है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको फैमिली या सेल्फ के लिए क्लेम नहीं करना है मेडिकल इंश्योरेंस तो आप इसको नॉट क्लेमिंग फॉर सेल्फ या फैमिली भी कर सकते हैं। तो मेरे केस में सीनियर सिटीजन नहीं है और हमें क्लेम करना है तो हम इसको नो कर देते हैं। यहाँ पर फैमिली पर जो हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम है वो है 12,210, यहाँ पर 12,210 डाल देते हैं। फैमिली और सेल्फ जो कि अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो आप मैक्सिमम 25,000 तक का क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 5,000 तक का क्लेम कर सकते हैं, अगर कोई आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराया है तो इसको हम स्किप करते हैं और नीचे आते हैं। इसके अलावा नीचे है अगर आप पेरेंट्स के लिए भी मेडिकल क्लेम लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पूछा जा रहा है कि क्या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपको पेरेंट्स के लिए क्लेम नहीं करना है तो नॉट क्लेमिंग पर पेरेंट्स करेंगे। तो हमारे केस में यहाँ पर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। तो यहाँ पर हम पेरेंट्स के जो इंश्योरेंस प्रीमियम की वैल्यू होगी उसको यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो यहाँ पर सीनियर सिटीज़न के लिए आप मैक्सिमम 50,000 तक का इंश्योरेंस प्रीमियम पर क्लेम ले सकते हैं। इसके अलावा जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है इसमें भी आप 5,000 तक का मैक्सिमम क्लेम ले सकते हैं। और यहाँ पर मेडिकल एक्सपेंडिचर की वैल्यू को भी आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर सारे डिटेल ऐड करने के बाद यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देंगे और अपने सारे डिडक्शन को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमने चारों डिडक्शन को ऐड कर लिया है जो हमें क्लेम करना है। हो सकता है कि आपके केस में ज़्यादा हो या कम हो सकता है डिडक्शन। इसके अलावा कोई अदर डिडक्शन आपको क्लेम करना है तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, या आप नीचे शो ऑल डिडक्शन पर क्लिक करके भी डिडक्शन को आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर शो ऑल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी और भी डिडक्शन आएंगे, तो अगर आपके केस में कोई और डिडक्शन है तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम नीचे कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। कन्फर्म पर क्लिक होने के बाद हमारा डिडक्शन वाला ऑप्शन भी फिल हो जाएगा। इसके बाद हमारा टैक्स पेड वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। टैक्स पेड वाले ऑप्शन में हमें कुछ फिल नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर जो भी डेटा होगा सारा ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। जैसे कि अगर आपका सैलरी इनकम है और सैलरी पर TDS कटा है तो आपके पहले वाले ऑप्शन में ऑटो रिफ्लेक्ट होगा। दूसरे वाले ऑप्शन में अदर देन सैलरी यानी सैलरी के अलावा किसी और चीज़ पर TDS कटा है तो आपका सेकंड में रिफ्लेक्ट होगा। तीसरे में ऊपर के दोनों के अलावा किसी और पर TDS कटा है तो आपका तीसरे में रिफ्लेक्ट होगा। इसके अलावा कोई अगर आपका TCS कटा है तो आपका चौथे नंबर पर रिफ्लेक्ट होगा TCS वाले ऑप्शन में। इसके अलावा अगर आपने कोई एडवांस टैक्स पे किया है तो एडवांस टैक्स के ऑप्शन में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने लगेगा। अगर कोई TDS या TCS आपका 26 AS में शो हो रहा है लेकिन आपका पोर्टल पर रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। यहाँ पर हाई डिटेल को मैं डालकर यहाँ पर ऐड अनदर डिटेल पर क्लिक करके आप TDS के अमाउंट को मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं अगर वेबसाइट काम नहीं कर रहा है तो। इसके बाद नीचे हम इसको भी कन्फर्म पर क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर हमारा टैक्स पेड वाला ऑप्शन भी कन्फर्म हो चुका है और लास्ट ऑप्शन बचता है टोटल टैक्स लायबिलिटी, इस पर हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर टोटल टैक्स लायबिलिटी में यहाँ पर आपका कंप्यूटेशन ऑफ इनकम जनरेट हो जाएगा। अगर आपके केस में कोई टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो वो आपको यहाँ पर शो होने लगेगा, या अगर आपके केस में कोई रिफंड हो रहा है यहाँ पर रिफंड का अमाउंट शो होने लगेगा। तो यहाँ पर हमारा ग्रॉस टोटल इनकम हो जाता है 438,826, उस पर हमने डिडक्शन क्लेम किया है 1,30,549, तो टोटल चार्जेबल इनकम हमारा बनता है 3,08,280। इस पर जो कि टैक्स हमारा बन रहा है 2,914 रुपये का, जो कि हमें रिबेट मिल जा रहा है 87A के तहत 2,914, यानी पूरा का पूरा हमें रिबेट मिल जा रहा है, जो कि आपको पता होगा कि 12,500 तक का मैक्सिमम रिबेट हमें मिल सकता है। इसमें अगर 12,500 तक का टैक्स हमारा बनता तो वो पूरा का पूरा हमें छूट हो जाता। इसका मतलब है अगर आप 5 लाख तक का भी इनकम अगर आपका होता चार्जेबल इनकम तो उस पर 12,500 का जो टैक्स बनता है वो टैक्स रिबेट में हमें छूट मिल जाता है 12,500 पूरा। इसके अलावा अगर आपको रिलीफ 89 के अंदर कोई लेना है तो इसके लिए आपको पहले फॉर्म 10 ही भरना होगा। 10 ही भरने के बाद ही आप 89 के अंदर रिलीफ ले सकते हैं, जो भी है आपको रिलीफ लेना होगा। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं, यहाँ पर हमारा टैक्स जो लायबिलिटी बन रहा है वो टैक्स लायबिलिटी हमारा 0 बन रहा है। इसके बाद हम कन्फर्म पर क्लिक करते हैं। तो कन्फर्म पर क्लिक करने के बाद हमारा 6 जो सेक्शन है वो आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हमने इसको फिल कर दिया है। फिर इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर पे नाउ का ऑप्शन दिख रहा होगा, लेकिन हमारे केस में क्योंकि टैक्स लायबिलिटी नहीं बन रही है तो पे नाउ का ऑप्शन नहीं आएगा हमारे केस में। हमारे केस में सीधे प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आ रहा है। अगर आपके केस में टैक्स की लायबिलिटी बन रही है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न की जगह पे नाउ का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर क्लिक करते हैं यहाँ आपको इस वेबसाइट पर रीडायरेक्ट करके लाएगा, जहाँ पर आपको टैक्स एप्लीकेबल चूज़ करना होगा जो कि है अदर देन कंपनी। इसके बाद टाइप ऑफ पेमेंट चूज़ करना होगा जो कि है हमारा 400। इसके बाद नीचे हमें मोड ऑफ पेमेंट चूज़ करना होगा कि हमें किस मोड में पेमेंट करना है, डेबिट कार्ड से करना है कि नेट बैंकिंग के थ्रू करना है। इसके बाद नीचे हम यहाँ पर पैन नंबर को मेंशन करेंगे। पैन नंबर के मेंशन करने के बाद नीचे हम असेसमेंट ईयर को चूज़ करेंगे कि हम किस असेसमेंट ईयर के लिए टैक्स डिपॉजिट कर या पे कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर एड्रेस को डिटेल फिल करेंगे
और फिर यहाँ पर हम कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा को फिल करते हैं, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सीधे हमें बैंक की वेबसाइट पर ले जाएगा और वहाँ से हम पे कर देंगे सारे जो भी टैक्स की लायबिलिटी हमारी आएगी। तो हमें एक चालान जनरेट हो जाएगा जहाँ पर आप हमें चालान का सीरियल नंबर, BSR कोड, डेट ऑफ पेमेंट और कितना टैक्स हमने पे किया है उसका डिटेल हमें मिल जाएगा। वो सारी डिटेल आपका ऑटो रिफ्लेक्ट हो जाएगा टैक्स पेड वाले ऑप्शन में। अगर ऑटो रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो आप उसको मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं, जो कि मैं इसको दिखा देता हूँ। यहाँ से हम रिटर्न समरी पर वापस जाते हैं। यहाँ पर हम टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। जैसे हम टैक्स पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप नीचे देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स। यहाँ पर अमाउंट ऑटो रिफ्लेक्ट होने लगेगा। हो सकता है कि तुरंत रिफ्लेक्ट ना हो, थोड़ी देर बाद रिफ्लेक्ट होने, लेकिन यहाँ पर अमाउंट आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। बाय द वे, अगर मान लीजिए किसी भी वजह से वेबसाइट काम नहीं कर रही है या रिफ्लेक्ट नहीं हो पा रहा है तो आप यहाँ पर मैनुअली भी इंटर कर सकते हैं। यहाँ पर शो डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पर ऐड अनदर पर क्लिक अगर हम करेंगे तो यहाँ पर हमें चालान का जो डिटेल्स हमें इंटर करना होगा। जो हमें चालान यहाँ पर मिलेगा वहाँ पर हमें BSR कोड, चालान का सीरियल नंबर, डेट ऑफ डिपॉजिट और हमने कितने अमाउंट का टैक्स डिपॉजिट किया है उसको हम मैनुअली यहाँ से ऐड कर सकते हैं अगर किसी कारणवश आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है तो। लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि आपका अमाउंट रिफ्लेक्ट हो जाएगा। यहाँ अगर तुरंत नहीं होता है तो 1 या 2 दिन के अंदर आपका रिफ्लेक्ट होने लगेगा। इसके बाद हम कंफर्म पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद नीचे जो हमारी टैक्स की लायबिलिटी, अगर टैक्स शो हो रहा होगा तो पेमेंट होने के बाद यहाँ पर टैक्स की लायबिलिटी 0 शो होने लगेगा। फिर इसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो आपका पे नाउ का बटन आ रहा था, पे नाउ का बटन की जगह प्रीव्यू रिटर्न का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर प्रीव्यू रिटर्न पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर हमें जो चेक बॉक्स है इसको टिक करना होगा, तो हम यहाँ पर चेक बॉक्स को टिक कर लेते हैं। इसके बाद हम नीचे आते हैं और प्रोसीड टू प्रीव्यू पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारा ITR 4 का फॉर्म जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर आप दोबारा एक बार रीचेक भी कर सकते हैं या वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद हम प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। अगर हमारे रिटर्न में कोई भी एरर होगा तो वो एरर हमें बता देगा कि किस चीज़ में एरर है, क्या एरर है। जो कि यहाँ पे हमें एरर शो कर रहा है, जो कि लिखा हुआ है प्लीज़ इंटर द रेजिडेंशियल ऑफिस फ़ोन नंबर। तो यहाँ पर हमें रेजिडेंशियल ऑफिस फ़ोन नंबर में इंटर करके वापस आता हूँ। फिर इसके बाद रिवैलिडेट दोबारा करेंगे हम। तो हमने अपने एरर को सही कर लिया है। अब दोबारा रिवैलिडेट करते हैं इसको। प्रोसीड टू वैलिडेशन पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा ITR 4 सक्सेसफुली वैलिडेट हो चुका है। इसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन है आपके पास। तो पहला वाला ऑप्शन रिकमेंडेड है, तो हम पहले वाले ऑप्शन पर जाते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, जो कि है ई-वेरीफाई नाउ। ई-वेरीफाई नाउ पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन और डिजिटल सिग्नेचर वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ जाएगा। इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन आप चूज़ करके अपने रिटर्न को वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस रिटर्न को वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारा मैंने डिटेल जो भी भरा है वो डेमो पर्पस या रैंडम एक अमाउंट भरा है, तो मैं इसको अभी स्किप करूँगा। अगर आपके केस में आपने सारा डिटेल सही से भर लिया है तो आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं और आपका इनकम टैक्स रिटर्न सक्सेसफुली आपका फाइल्ड हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप ATGG के अंदर आप डिडक्शन क्लेम कर रहे हैं तो रिटर्न फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 16BA भरना होगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे आप फॉर्म 16BA भर सकते हैं। यहाँ पर ई-फाइल ऑप्शन पर हम जाएंगे, इनकम टैक्स फॉर्म और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर हम क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ से अपने फॉर्म को सर्च कर लेते हैं। सॉरी, फॉर्म 16BA नहीं था, फॉर्म 10BA था। तो यहाँ पर 10BA है, यहाँ से हम सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 10BA का ऑप्शन। यहाँ पर आपका फाइल नाउ का आएगा, तो यहाँ पर फाइल नाउ पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हम असेसमेंट ईयर को चूज़ कर लेते हैं 22-23, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, फिर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका हाउस प्रॉपर्टी डिटेल, यहाँ पर हम इसको क्लिक करते हैं। यहाँ पर हाउस 1 पर हम क्लिक करते हैं। अगर आपका एक से अधिक हाउस है तो एक से अधिक हाउस को भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो फिलहाल हम हाउस 1 पर क्लिक करते हैं। नीचे आते हैं, यहाँ पर रेंटल डिटेल के अंदर आपको पीरियड सिलेक्ट करना होगा, किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक। इसके बाद टोटल रेंट कितना पेड आपने किया है, पेड कैसे किया है, किस मोड में किया है, कैश किया है, चेक दिया है, बैंक ट्रांसफ़र किया है या वॉलेट के थ्रू पे किया है, ये आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। इसके बाद नीचे आपको एड्रेस ऑफ रेंटल प्रेमाइसेस, यहाँ पर जो भी आपका रेंटल प्रेमाइसेस है उसका एड्रेस आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। फिर नीचे आना होगा, यहाँ पर आपको लैंडलॉर्ड इन्फॉर्मेशन, जो भी लैंडलॉर्ड है, अगर आपके केस में पेरेंट्स है तो यहाँ पर पेरेंट्स का डिटेल आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर दिए गए सारे डिटेल्स को आप फिल कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैं यहाँ पर इस डिटेल को फिल नहीं कर रहा हूँ, इसको वापस हम चलते हैं। यहाँ पर ऐड अनदर हाउस डिटेल को भी ऐड कर सकते हैं, अगर एक से अधिक हाउसेज हैं तो यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। हम वापस चलते हैं, दूसरे वाले ऑप्शन में आपका डिक्लेरेशन है, इस पर भी हम क्लिक करके देख लेते हैं। यहाँ पर जो भी डिक्लेरेशन है यहाँ पर बस टिक करना है आपको, जो चेक बॉक्स है उसको टिक करने के बाद यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। तो मुझे यहाँ पर कुछ भरना नहीं है तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ, वापस पीछे चलते हैं।
दोनों सेक्शन जैसे ही आप फिल कर लोगे, कन्फर्म होने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर क्लिक करके आप इसको ई-वेरीफाई द्वारा आप इसको फाइल कर सकते हो। फॉर्म 10B को आप रिटर्न फाइल करने से पहले फॉर्म 10B को फाइल कर लीजिएगा, फिर उसके बाद फाइनल रिटर्न को फाइल करिएगा। तो इस तरह आप सेक्शन 80GG का डिडक्शन क्लेम करने के लिए फॉर्म 10BA को भर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं उसका ज़रूर आंसर दूंगा। कुछ लोग हमारे वीडियो को देख तो रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने, तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। एक सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेट मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए